the depth of the questions will not be a lot, will not be too much, but you actually have to तो बेसिकली ये वही इंटरव्यू का पार्ट 2 है। तो पहले वाला इंटरव्यू अगर आपने देखा नहीं होगा तो फिर चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। तो वहाँ पर आपको पहला इंटरव्यू मिल जाएगा जो सहज स्टडी के साथ किया था, ऑल इंडिया रैंक 14 एसएसबी में उसका हुआ था, एनडीए 2। तो बेसिकली ये उसका सेकंड पार्ट है। और यहाँ पर हम रिटन एग्जाम के बारे में बात किए थे, तो वो पार्ट में थोड़ा आगे आएगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, कहीं तो यहाँ पर कहीं टाइमिंग आ जाएगी, कहीं तो आसपास देख लीजिएगा कहाँ टाइम आ रहा है, तो डायरेक्टली वहाँ चल जाइए अगर आपको नहीं देखना। क्योंकि अभी बताने वाला हूँ आपको ओवरव्यू कि मेरा क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बोल सकता हूँ। मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको सोचना चाहिए। क्योंकि एनडीए का एग्जाम की दो चीज़ होती है, तो पेपर लिखने जा रहे हो और एक आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो प्रिपरेशन के मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ। वो जो प्रिपेयर करना होता है हर चैप्टर को, या कोई लेसन आपको निकालना है या कोई बुक करनी है, तो जो आपको लेसन थियरी पढ़नी है वगैरह वो आपको खुद से करना पड़ेगा या फिर आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो। मैं कुछ पक्का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स रखूंगा कुछ चैनल्स के जिन्होंने काम बहुत ही बखूबी निभाया है कि आपको पढ़ाने का। तो वो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। अभी मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला तो मैं उसको लिख देता हूँ, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना। उसके अलावा चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले दो ही चीज़ें, मैं एक पीपीटी बनाया हूँ छोटा सा, और एक बेसिकली रैंक लिस्ट थी जिसमें मेरा भी नाम था, मतलब आया था। तो जो भी एसएसबी की क्लियर होने की थी, तो मैं आपको पहले तो बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है पहले आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लूंगा, बट इंपॉर्टेंट है क्यों। क्योंकि जो आपको रिटन एग्जाम होता है वो आपको डायरेक्टली मार्क्स फेच कर रहा है। आपके एसएसबी में आप नहीं चेक कर सकते आपको कहाँ कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें द ओनली प्लेस आपको पता है आपको श्योरली मार्क्स मिलने वाले हैं, वो है आपका जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं जो आप खुद से करते हो। उसके अलावा हर जगह आपको कभी पता नहीं चलेगा आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो द बेस्ट प्लेस इज रिटन। क्योंकि रिटन में अगर आपको अच्छे नंबर आ गए ना, तो मेरिट में नाम आ जाएगा। देखो रिटन दो काम होते हैं, एक तो आपको क्लियर कर लेगा कि एसएसबी के लिए, और यही आपको मेरिट के अंदर भी खींचेगा। तो अगर आपके एसएसबी में कुछ नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं तो आपको रिटन काफ़ी वेरी कर सकता है कि आपको मेरिट में आएंगे कि नहीं आओगे। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरिट लिस्ट में 600-700 लोग भी आ जाते हैं। उसमें से काफ़ी मेडिकल आउट होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, बट फिर भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो मेडिकली फिट होते हैं, बट फिर भी वो नहीं जा पाते एनडीए। क्यों? क्योंकि उनकी जो रैंक होती है वो काफ़ी नीचे होती है। तो मैं आपको रिटन का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आप किस तरह से रिटन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। ये नहीं कि अगर आपके पास रिटन एग्जाम से 6 महीने पहले का टाइम है तो आप अभी से एसएसबी के लिए प्रिपेयर करो। करो प्रिपेयर, पर आप रिटन को बहुत महत्व दो, क्योंकि आपको डायरेक्टली वो मार्क्स मिलने वाले हैं और वो आप ही के पास आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा बस वही पॉइंट था बोलने का। एंड मैं आपको पहले भी रैंक लिस्ट दिखा देता हूँ तो उसमें आप समझो। ठीक है, जब आप एसएसबी क्लियर कर रहे हो, ठीक है, एसएसबी क्लियर करना मतलब कि आप एसएसबी पास हो चुके हो और आपको मेडिकल के लिए गए थे। तो जब आप एसएसबी क्लियर किए हो उस टाइम पे मिनिमम से मिनिमम आपके, मैं ऐसा लगा के चल रहा हूँ, 370 to 400 के आसपास मार्क्स होते हैं। तो अभी हम 250 रैंक के आसपास देख रहे हैं। तो आपके जो एसएसबी आपने जो रिटर्न भी था, तो उसका जो आपको टोटल था वो एक चीज़ है जो हम खुद से वेरी कर सकते हैं, जिसको हम साइड रखेंगे। और जो एसएसबी के मार्क्स थे देखो, और एन एवरेज अगर आप करोगे, मैंने काफ़ी नीचे तक गया था मैं, एंड 380 to 390 वॉज अ वेरी गुड एवरेज जो लोअर रैंक्स में आता है। तो मतलब कि इतना तो आपको मिनिमम आप लगा के चलो। देखो बहुत ही रेयरली आपको कोई मिलेगा जो उसके उससे कम जाएगा। मतलब 370 या 60 के कम तो बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। देखो तो आपको वही देखो, नीचे नीचे जाते जाओ। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप मे बी 300 के ऊपर अपनी रैंक रख पाओगे ना, 300 के ऊपर, तो आप श्योर हो कि आपको या तो नेवी, अगर नेवी इज द मतलब टफ बोलते हैं मिलना, क्योंकि उसमें कम सीटें होती हैं, आर्मी में काफ़ी सीट्स होती हैं, तो नेवी में आपको मिल जाएगा अगर आपकी 300 से कम की है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि ये चेंज होता है, वेरी होता है, किसने कितने मतलब रैंक्स पे लिया है, मतलब किसको कौन सा प्रेफरेंस है, हर साल चेंज होता है। बट आई प्रेफर कि आपने आपका बेस्ट देने की कोशिश करो, बट फिर भी मतलब 300 या फिर 280 270 के ऊपर आप सेफ रहते हो। मतलब सेफ तो नहीं बोलूँगा, बट लग जाता है, मतलब हो जाता है लास्ट टू लास्ट, तो बोल ही सकते हैं काफ़ी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप हो जाओगे। ठीक है, तो फिर उसी के बेसिस पे देखो, तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर मैं लेके चलूँ कि आपको 370 to 390 के आसपास मार्क्स हैं। ठीक है, अभी हम पीपीटी पे चलते हैं। तो अगर आपको आते हैं मतलब अगर आपने एसएसबी क्लियर करी तो आपको 380 मार्क्स आते हैं। तो अगर आपको अभी कुछ भी करके मतलब अच्छी रैंक लिस्ट में आना है, तो आप वापस कोरस्पॉन्ड करके देखो। तो अगर आपको मतलब अगर आपको अंडर 300 कुछ आना है, तो आपका टोटल जो है वो 800 के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो 270 वाले रैंक हैं इन सबका टोटल 800 है, उसके ऊपर स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको 800 निकालना है, और अगर आपके एसएसबी में कुछ 370 या 380 लिखे हम चल रहे हैं आ रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से अपने रिटर्न के मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा ये एम था, और जनरली मैं मतलब उनको ये बोलता हूँ कि अगर आपको रिटर्न में
410 या 400 के आसपास, 400 के आसपास, इसके 410 के आसपास कुछ मार्क्स आ जाएँ, तो ये काफ़ी सेफ बेट है। अगर आपको इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका रिटर्न काफ़ी अच्छे से, मतलब मैं बोलूँगा आपका रिटर्न अच्छा गया है, आप क्लियर आराम से कर लोगे। और मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50%, 900 का पेपर होता है, आपको 400 आ गए हैं, चलो 50 नहीं, उससे कम है, बट एक अच्छा नंबर है। और इससे आपका जो टोटल मार्क्स होगा, जो बेसिकली पॉइंट ये होता है ना कि रिटर्न 900 और एसबी 900 दोनों को ऐड करके 1800 में से आपको मार्क्स देते हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट रिटर्न के मार्क्स चढ़ते हैं। तो अगर डायरेक्ट आपके 410 चढ़ जाएंगे ना, तो फिर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि आपको एसएसबी में पता है मिनिमम टू मिनिमम 380 या उतना पास होने पे मिल जाते हैं। तो बाकी क्या बचा है, बस अभी आपको रिटर्न में स्कोर करना है। तो देखो, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ जैसे मैंने लिखा है 225, इसको थोड़ा एक्सट्रपलेट कर सकते हैं, 370 तक भी मैं बोल रहा हूँ कि आ जाएगा, तो आप नेवी के लिए सेफ हो। अगर आप नेवी के लिए सेफ हो, तो आर्मी और एयरफोर्स आपको मिल जानी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो बेसिकली इसी के बारे में बात चल रही थी। और अब मैं अपना स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मतलब मेरा क्या आउटलुक था प्रिपेयर करने के लिए। तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं जेईई एस्पिरेंट था, और मैं मतलब थोड़ा सीरियसली पढ़ता था, मतलब मैं ऑलमोस्ट दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ लेता था मैथ्स और साइंस, जो जेईई में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर भी मेरी रिटर्न, मुझे रिटर्न के मैथ्स में काफ़ी कम नंबर आए थे। मतलब जनरली ये काफ़ी कम माने जाते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स में करने को, पर फिर भी ठीक है, मैंने साइंस में खींच लिया था। तो जैसे मेरा साइंस में यहाँ पर 97 आ गए थे। मतलब साइंस मतलब जनरल साइंस, उसमें इंग्लिश भी होता है, और जो आपका बेसिकली इंग्लिश होता है, और आपके साइंसेस वगैरह रहते हैं, आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब इसी में आता है। तो मैं 97 क्वेश्चन है, मैं उससे क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है। तो 62 मैंने क्वेश्चन मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली अटेम्प्ट किए थे, इसमें से मेरे 10 गलत हुए थे, और इसमें मैंने 97 अटेम्प्ट किया था, इसमें आई थिंक मेरे 10, मतलब मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, पर उसी के आसपास गलत हुए थे। तो ये मेरी इतनी अटेम्प्ट रेट थी, ठीक है। तो अभी मैं जेईई एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मेरा ऐसा है। मैंने कुछ लोगों से पूछा जो एस्पिरेंट्स नहीं थे, उनमें से कुछ ने बोला कि उन्होंने अरिहंत की थी। मतलब जितने लोगों से मैंने पूछा, ऑलमोस्ट सबने अरिहंत की हुई है। तो अरिहंत के जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, जो बुक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। तो अरिहंत की बुक उन लोगों ने अच्छे से लगाई थी। तो जिन लोगों ने जेईई एस्पिरेंट्स नहीं थी, उनका बस पॉइंट ये होता है कि उन लोगों ने मे बी मैथ्स और साइंस को उतना टाइम ना दिया हो। तो वो लोग ने क्या किया था, उन लोगों ने, मतलब ये मैं नीचे टॉपर स्ट्रेटेजी दे रखा हूँ, तो मैं आपको तब बता दूंगा। बट बेसिकली मेरा तो ये था कि क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अपने साइंस पे काफ़ी कंट्रोल था, मतलब मुझे भरोसा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था, मैं पेपर देने में ज़्यादा भरोसा रखा था। तो मैं एग्ज़ाम के उतने ही, जैसे 3 घंटे, मतलब जितना भी टाइम मिलता है मुझे, मैं निकाल के पेपर लिखता था। तो अगर मुझे मैथ्स का लिखना है, तो फिर मैं सिर्फ मैथ्स वाला सेक्शन करूँगा। एंड जनरल साइंस में जनरली मैं छोड़ देता था जो हिस्ट्री वाला पार्ट था, क्योंकि वो उतना स्कोरिंग नहीं, और ऐसे कोई इंडिविजुअल को उससे कट ऑफ निकल नहीं रही थी, मतलब मेरे टाइम में तो नहीं थी। तो आई डोंट थिंक रहती भी इन जनरल। तो सिर्फ आपको टोटल पूरे जनरल साइंस में जो क्लियर करना होता है, तो उसके हिसाब से काफ़ी डिसेंट था। अगर आपको नॉर्मल मार्क्स मतलब आ जाएँ, तो फिर साइंस में मेरा फोकस था, और वो मैं ट्राई करता था। तो जितने भी पेपर होते थे, मैं साइंस वगैरह देख लेता था, बायोलॉजी देख लेता था, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वगैरह हो गया, बट हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स वगैरह सब थोड़ा कम देखता था, ठीक है। ये मैं नॉर्मल फुल पेपर की बात करूँ, उसमें करता था। पर मैं उसके हिसाब से टाइम भी कम करता था। जितना मेरे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने की सोचा हूँ, अगर पॉलिटी छोड़ दूंगा तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऐसा करे कुछ, तो मैं उतना 10 सेकंड छोड़ने का उतना टाइम भी कम कर देता था, जिससे टोटल टाइम उतना ही रहे। बट जनरली ऐसा होता है कि जनरल साइंस में को काफ़ी टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत टाइम मिल रहा है, तो फिर आपको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा ऐसा हुआ था कि आई थिंक 1 घंटा मेरे पास फ्री बचा हुआ था, जो जनरल साइंस वाला पार्ट था, जबकि जो मैथ्स वाला पार्ट था वो बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। अगर आपके पास चॉइस है कि आपको मैथ्स करना है, जनरल साइंस करना है, तो जनरल साइंस को आप छोड़ दो, क्योंकि आप वो कर सकते हो। मैथ्स को अच्छे से लगाओ, क्योंकि मैथ्स की कट ऑफ भी काफ़ी लोगों की क्लियर नहीं हो पाती है, और मैथ्स में कम टाइम मिलता है आपको। तो मैथ्स अगर आप लगा लोगे तो आपका काफ़ी सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही है बेसिकली, मैंने यहाँ पर एक ऐसे आंकड़ा 85% है, मतलब इतना आपको अगर आया जेई में, अगर आपने दिए 4 जेई, तो आप काफ़ी ठीक पोजीशन में, ठीक है। तो आपको उतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जेई नहीं दिए, आपको इससे, या फिर आपको इससे कम आए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब उतनी कोई बुरी बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी आप कोई बुक पकड़ लो, उसको खींच डालो, मतलब हर बुक के हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को कर लो, तो उस बुक के मतलब हर क्वेश्चन को, तो काफ़ी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपका एम क्या होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पेपर को एनालाइज करना चाहिए। अगर आपने 3 घंटे का पेपर लिखा है, तो आप उसको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा एनालाइज करने में लगाओ, कि आपने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है, आपका कितना टाइम लॉस हुआ है। मतलब टाइम लॉस तो ठीक है, आप नहीं देख पाओगे, पर क्वेश्चन जो आपने गलत किए, आपको समझ में जाएगा आपने कहाँ गेस किया, कहाँ नहीं किया, आपका गेस कितना सही हो रहा है, क्या एलिमिनेट कर रहे हो। तो आपको उसी से अपने बारे में समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ। जैसे मेरी जनरली स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन करूँगा। मतलब मैं, ऐसा है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, तो मैं उसको वहीं के वहीं सॉल्व करके मतलब ओएमआर में मार्क कर दूँ। या तो फिर कोई मीडियम का, तो मैं उसको देख लूँ और डिफिकल्ट वाले आइडेंटिफाई कर लूँ, तो इतना डिफिकल्ट वाले को मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप ईज़ी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं। जो अभी जो आगे
सहज आके यही चीज़ बोलने वाला है, वही चीज़ मैं भी मतलब अभी बोल रहा हूँ, उसके भी जब वो बोलता है तभी वो यही पार्ट पे एम्फसाइज़ करता है कि आपको उतने ही इक्वल मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको इक्वल मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों मुश्किल सम करो? टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा ईज़ी सम्स को आइडेंटिफ़ाई करो, अपने मार्क्स अपने बैग में डालो, ठीक है? क्योंकि वो हमें दिमाग से खेलना है कि क्या इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने इस चैप्टर में बहुत ध्यान लगाया था तो मुझे ये चैप्टर तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं। तो ऐसे सेंटिमेंटल या इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यही बस है। मैंने लास्ट के मतलब 1 डेढ़ महीने में ऑलमोस्ट 7 पेपर लगाए थे पूरे टाइम लगा के। तो आपको कहाँ से पेपर मिलेंगे? अगेन आप यूट्यूब तो मतलब पेपर नहीं देगा, आपको यूट्यूब से जो भी कंटेंट मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर आपको कहाँ पेपर मिल सकते हैं। वरना मैंने नॉर्मल ऑनलाइन एनडीए के पास्ट ईयर पेपर्स लिखे और मुझे काफ़ी सारे आ गए थे सॉल्यूशन सहित। तो मतलब सॉल्यूशन की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट अगर आपको कोई भी चेक करना है कि आपके क्वेश्चन सही हैं कि गलत है, मतलब तो जल्दी से आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एनालाइज़ करना पड़ेगा। हर पेपर को एनालाइज़ करो, एनालाइज़ करना पड़ेगा। हर पेपर को एनालाइज़ करो। एक बुक रखो एनालिसिस के लिए, क्योंकि आप सीरियस हो, आपको रिटर्न क्लियर करना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो एक बुक लो और उसमें लिखो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और फिर उसके बाद आप उसको दोहराओगे नहीं, ठीक है? तो बेसिकली मैंने उसी बारे में बात की हुई थी। अब मैम जो लोग थे उनसे, तो बात ऑलमोस्ट सबने, जैसे मैंने बोला अरिहंत की हुई थी, सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हुए थे और जैसे सहज अपने वीडियो में भी आगे चल के बोलता है और मैंने भी ये चीज़ मेजरली देखी थी कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। साइंस ले लो, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। बायोलॉजी तो 10th तक काफ़ी आ जाते हैं क्वेश्चन बायोलॉजी के, तो वो भी कोई बाहर की चीज़ नहीं आती। और इंग्लिश तो ठीक है नॉर्मल ही होती है, मैथ्स भी एनसीईआरटी लेवल की ही होती है, मिसलेनियस तक चले जाए बट एनसीईआरटी लेवल की होती है। तो अगर आप एनसीईआरटी थ्योरी के लिए पढ़े हो, एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मिसलेनियस सॉल्व कर सकते हो, तो आप काफ़ी अच्छे लेवल पे हो, ठीक है? तो ये है एक नॉर्मल ओवरव्यू। और इसके अलावा बस मतलब थोड़े एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पर मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं मानूँगा अगर आपकी गलत हो, ठीक है? तो ये आपकी रिस्क के ऊपर है। पर मेरा ऐसा जनरली सीन रहता था कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन में अगर आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, ठीक है? तो अगर आपने गेस कर दिए 50%, मतलब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो फिर आप उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व करो, ठीक है? मतलब अगर आपको डाउट है ए या बी है, कर दो। अगर आपको मतलब 3 आपने रखे, 1 एलिमिनेट किए हो, बस 3 बचे हुए हैं, तो मैं बोलूँगा मत करो, ठीक है? पर अगर आपके सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो आप गेस कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी सहज के ऑलमोस्ट 462 मार्क्स आए थे, ठीक है? रिटन में, और सिर्फ एसएसबी के टोटल में हाईएस्ट उसके आए थे, ठीक है? मतलब उसने एसएसबी में 4 डाला था, उसकी ऑल इंडिया रैंक एसएसबी में 1 आई है और रिटन में उसके थोड़े कम हो गए थे, जिसके हिसाब से उसको 14th रैंक है, जो भी बहुत तगड़ी है, मतलब नेक्स्ट लेवल, ठीक है? तो अगर मैं वापस आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, तो आप नीचे-नीचे आओगे तो आपको वही चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी बस, ठीक है? लोगों के टोटल कम हो रहे हैं बट उनके एसएसबी के मार्क्स, जैसे मैंने आपको बोला था 380 के आस-पास है। मोस्टली देख लो 380, 380, 300 से ज़्यादा। आप देखते जाओ, मैं आपको इसका भी पीडीएफ डाल दूँगा या आप कोई भी एक चेक कर लो। आपको ऑलमोस्ट मतलब अब जाके आपको देखो दिखेंगे सब काफ़ी सारे 3 के रेंज में। तो अभी 380, 82 देखो अभी भी सब 380 के ज़्यादा हैं, कुछ हैं जो कम हो रहे हैं, पर काफ़ी कम है अभी भी, जबकि हम 500 तक रैंक में आ गए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप रिटन में प्लीज़ 400 के आस-पास लाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर इन लोगों को 350s में है। अगर आप 400 तक लाने की मतलब कर सकते हो तो काफ़ी सही हो जाएगा। तो जैसे कि मतलब मैं अगर अपना दिखाऊँ तो मुझे रिटन में 394 आए थे। तो ठीक है, मतलब एसएसबी के मार्क्स के आस-पास हो गया एंड बैलेंस हो गया। तो 850 व्हिच वाज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट, मतलब मुझे कॉल लेटर मेरा आ गया था। तो आपको मिल जाएगा। एंड अभी अगर मैं आपको सहज का दिखाऊँ तो टॉप पे इसका, तो यहाँ पर देख लो उसका 478, तो काफ़ी मतलब गजब इसकी एसएसबी की रैंक रही है। तो जो भी है इसका भी टोटल देख लीजिए 462, तो काफ़ी डिसेंट है। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आपको 400 410 के आसपास आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है। जैसे जो मैंने अपने टॉपर मतलब जितने भी लोग से पूछे जिनको अच्छी रैंक आई थी, उन लोगों ने अरिहंत की हुई थी। तो अगर आप, पर उन लोगों ने ये बोला था मुझे कि पॉलिटी और हिस्ट्री अरिहंत की कम किए थे क्योंकि वो आउटपुट नहीं दे रहा था उनको। तो मैं आपको अगर अपना पर्सनल सजेशन दूंगा तो पॉलिटी और वगैरह, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें आपसे रट्टा मारने को ज़्यादा कहती हैं। और क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, तो इसको आप छोड़ सकते हो। और जो टाइम बच रहा है इसको ना पढ़ के, उसको आप साइंस में डालो नॉर्मल, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में डालो, या तो मतलब बायोलॉजी भी पढ़ लो थोड़ा अगर पढ़ना है। बायोलॉजी भी मतलब देख लो बस, आपको 10th की अगर बायोलॉजी याद है ना, तो आप मतलब काम कर सकते हो। तो वो एक चीज़ होगी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पॉलिटी और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और टाइम भी कम है, तो प्रायोरिटाइज़ करो, अपने शेड्यूल बनाओ कि मुझे क्या चीज़ कब करनी है और आगे बढ़ना है।
तो चलिए आगे बढ़ते ही चलते हैं सहज के इंटरव्यू की तरफ। इसके अलावा अच्छा नहीं थोड़ा रिटर्न के बारे में बता ही दो भाई, मैं इतनी सारी बात कर ली हमने ऑलमोस्ट। तो written किस तरह से का प्रिपेयर किया था या क्या क्या किया था इसका? मैंने जैसे पहले बताया था, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट एंड फॉर योर एनडीए द थिंग इज कि एक तो तुम्हारा मैथ का पेपर होता है एंड एक तुम्हारा जनरल एबिलिटीज का पेपर होता है. So for me, I didn't have to separately go and study for NDA's mathematics because I was already preparing for the other exams which most of the 12th class students do. JEE हो गया, and Exactly. your NCERT itself is there for CBSE boards. So the thing is that when I actually wrote the paper, I felt that if anyone can solve at least the miscellaneous of NCERT math, or not even that, if you're actually well versed with your NCERT by itself, and you're able to solve its questions, I think you should not be having a lot of problem with the mathematics section. But practice भी होनी चाहिए That's what I इसकी। felt. हाँ मतलब Yeah, that's actually more important, because the thing is the depth of the questions will not be a lot, will not be too much, but you actually have to manage your time properly so that you don't waste it on a single question. जैसे this is for every test, not just NDA math का, कि just first of all do all the questions which you know, क्योंकि मेरा मैथ का सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था उस टाइम पे। एक शायद स्टैट्स एंड एक प्रोबेबिलिटी था जो बचा हुआ था, तो आई न्यू ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, तो उनको छूना भी नहीं है। So at first I did every question which I thought was a very short one, and छोटे वाले जल्दी जल्दी कर दिए। And in सबके सेम ही मार्क्स हैं वैसे भी। या मार्क्स तो सेम ही है, वो तुम 1 मिनट लगाओ क्वेश्चन पे या 10 सेकंड लगाओ, मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। तो पहले मैंने वो किए जो मेरे से हो रहे थे, जो छोटे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा आसान लगता था, मैट्रिसेस के हो जाते थे, तो वो पहले कर लिए। एंड आई हैड अ बिट ऑफ टाइम फॉर माय मैथ सेक्शन, क्योंकि यू अलॉट योर टाइम। तुम सोच के रखते हो कि इतने टाइम में मेरे को पहले वो करने जो मुझे आते हैं, फिर इतने में मैं वो करूंगा जो मेरे को लग रहा है मुझे आ जाएंगे, बट थोड़े लंबे लग रहे हैं। एंड अगर कुछ टाइम बचा, so I'll give it to those questions which I think I won't be able to get, but I'll still have a crack at them just to make sure that उतना जाए कुछ अटेम्प्ट किया, मतलब हाँ ठीक है, कर सकते होता कर दिया। So math के लिए I would say that it's actually your practice and the amount of time you spend on mock tests which is going to be more helpful than the amount of depth to which you study your chapters. Right. But the biggest problem, बोलो biggest problem? Yeah, the biggest problem what I feel is that a lot of people will be facing is that the errors they make. Haven't listened to you, तुम सोचते हो यार ये तो ठीक है, समझ आ गया मेरे को, I'll just solve these questions, but हो जाता है error। 2 का 4 लिख दिया, 4/2 का तुमने 8 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो भी चीज वो होता है। So practice is a very important factor. Okay, and अब दूसरा GS के लिए, हाँ GS, हाँ, तो उसके लिए the sections are वैसे ही, एक वो फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री होता है, and you've got your humanities and then you've got your GK, I think। क्योंकि the thing is कि I'm not going to lie, but I did not separately prepared almost anything at all। एक इंग्लिश का ही था जिसके लिए मैंने थोड़ा एक हफ्ता पहले एनडीए का मेरा जो लाइब्रेरी था वहाँ से एनडीए का एक पाथ फाइंडर लिया, पुराना वाला। And उसमें से I just looked up the English questions to make sure that this is the format which will be followed। वो मैंने कर लिया, and I left after that, क्योंकि अब GS में physics and chemistry are something which I was sure of, something that I'll be able to solve। कर ही रखा है। So that was sorted। Problem was biology and humanities and GK। These are the things which will be major problems for science students। The thing is that biology, I couldn't score all of them, but I think 50% of their questions, because those questions were not just based on your 11th and 12th का advanced पे इतना नहीं था। Some of those questions were the ones which I had learned in class 10th, and incidentally I remembered those and I was able to get those। बैक्टीरिया वाले भी थे ना कुछ, वो डिसीज वाला है। बैक्टीरिया वाले भी थे। Yeah, so the thing is कि again you don't need to go into much depth, but you need to make sure that you practice those things। अब मेरे को 10th में मुझे कहाँ पता था कि इंडिया के लिए मेरे को हेल्प होने वाला है, but at that time I was attentive in the class or whatever, but I recalled those questions। As far as history, history, geography and political sciences are concerned, मैं almost छोड़ के आया सारे। 1-2 मैंने तुक्के मारे थे, but मैंने वैसे छोड़ दिए थे। ओके, पर ये एम क्या था कि साइंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, साइंस मतलब कि अपना साइंस के लिए, and I was pretty sure about that। But the thing is that GK is something which neither falls in terms of your schooling,
neither falls into your sciences and neither falls into humanities, because it's something that you have to keep up with current affairs. Yeah. And incidentally, I was in the quiz team of my school. So Oh, okay. उसमें क्या होता था कि I used to read the newspaper और थोड़ा बहुत online capsule देख लिया for the monthly current affairs and that stuff. So it helped me. I do feel that it helped me, and it was one of the few things which I found to be different in my case than most of the other candidates who are appearing for the written exam. But in the end, I would say कि you just need to be a general, you need to have a general aptitude. You don't need to be a very genius student at mathematics or at any of the other subjects. You just need to make sure that you know what they'll be asking. ऐसा ना हो जाए कि तुम पढ़ कुछ रहे हो एंड वो पूछ कुछ रहे हैं कि तुमने एक टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ लिया एंड उसमें से एक क्वेश्चन आया एंड बाकी टॉपिक्स तुमने छोड़ दिए. Incidentally, it was me and one of my friends, and we both were preparing for JEE. Because what I feel is that a lot of those who who couldn't make it from my class, they were not. Of course, they were preparing, but they were not actually getting drilled. तुम्हें पहली बार जब तुम 11th-12th में आते हो एंड तुम्हें पता चलता है कि भाई ये हाल है, ये पढ़ना है, इतना इतना करना पड़ता है. So the thing is that if you actually have a strict teacher or a strict instructor, then at first you'll find it to be very hectic, but that thing actually helps you because तुम फिर clear कर पाते हो ऐसी चीजें The more rigor, yeah, because heat. then it's not that, yeah, because it's not that they teach you anything different, but it's that they teach you to have some sort of a work ethic. कि तुम्हें फिर पता चल जाती, तुम्हें फिर आदत लग जाती है कि if you must, you can sit for 5-4 hours a day and do this thing to make sure that you reach your goal. So that is one thing, because I feel that this is what lacks with a lot of people. It's the effort which lacks. इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा. जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं अगर मुझे लगते हैं रिटर्न के लिए हेल्पफुल है, मैं नीचे डाल दूंगा. एंड अरिहंत का भी मैं ट्राई कर दूंगा कि मैं नीचे रख दूं, अमेजोन का एक लिंक डाल दूंगा. उसके अलावा आप बताइए कि कैसा था इंटरव्यू, किस तरह के क्वेश्चन थे जो मैं पूछ सकता था, और एंड मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. एंड प्रॉब्ली आगे मैं एक आध और इंटरव्यू रख लूँ और कुछ टॉपर्स का अगर चांस मिले मुझे तो. उसके अलावा मोरलेस ही खत्म हो गया. एंड इसी के साथ मेरा ओवरऑल एसएसबी का भी जो एक्सपीरियंस था मैं वहीं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर ली थी. छोटे मोटे चीज़ें लाइक स्पेसिफिक डेज, लाइक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैंने क्या क्या किया, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा ही वेरिएबल था. मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो सब चीज़ें ऑन एन एवरेज बताई दी हैं हर वीडियो में. मैंने आपको एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया है कि कैसे एक नॉन कोचिंग वाले का इंसाइट होता है. एंड अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है, तो आप कोचिंग की वीडियोस देख सकते हो, और मैं इसकी में भी लिंक डाल दूँ नीचे. एंड पॉइंट ये है कि आपको बस अपने आप को चेंज नहीं करना है. मतलब अगर वो आपकी पर्सनालिटी ना चेंज करें तो बेस्ट है. तो मतलब अगर आप अपनी पर्सनालिटी इंटैक्ट रख सकते हो, उनके बातों से इन्फ्लुएंस होके कुछ एक्स्ट्रा ना कर दो, तो मतलब उनसे सीखो बट ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो. मतलब अपना खुद का माइंडसेट रखो, इम्प्रूव करो, बट ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि अरे अच्छा ऐसा तुम जैसा सोचना चाहिए. कोई स्ट्रिक्ट पाथ नहीं है, ठीक है. तो अगर आप वो मेंटेन कर सकते हो तो आप कुछ भी कर लो, कोचिंग चले जाओ, किसी का वीडियो देख लो, किसी से बात कर लो, बेस्ट है. बट अगर आप इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हो लोगों से तो फिर ट्राई करो ये सब कम करने का, ठीक है. तो उसके अलावा आई डोंट थिंक मैं और स्पेसिफिकली अभी कोई एक टॉपिक पे एसएसबी का कोई वीडियो अपलोड करूंगा. हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा फन एक्सपीरियंस वाला पार्ट चाहिए कि ये कैसा था मेरा एसएसबी, मतलब कि जैसे हम लोग रात को जब लाइट्स आउट होती थी उसके बाद कैसे मस्ती करते थे, या फिर क्या क्या करते थे इन जनरल, या फिर चीज़ें जैसे कि हम लोग को बेड लगाना पड़ता था, हम लोग का मस्टर होता था वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा. कुछ लोग अगर आप कमेंट कर दो तो थोड़ा अगर मुझे पुश मिलेगा तो मैं कर ही दूंगा. तो उसके अलावा मोरलेस अभी मेरे आगे वाले वीडियोस इंटरव्यूज होंगे, पर वो एसएसबी रिलेटेड नहीं होंगे, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होंगे. तो मे बी जेई एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, या फिर कोई जॉब के ऊपर कोई वीडियो बनाओ कि मतलब लोग कैसे एक जॉब करते हैं वगैरह. तो ये मेरा थोड़ा प्लान है. उसके अलावा मैं थोड़े फन वीडियोस अपलोड करता रहूंगा. तो उसी फन वीडियो में जैसे कि ये एसएसबी वाला भी हो सकता है, उसी में एक मैंने स्पोर्ट्स वाला वीडियो डाला था. तो ऐसे मैं कुछ प्लान ट्राई करता रहूंगा. तो बस इम्प्रूव करना है, एंड इसी इम्प्रूवमेंट के साथ एक पॉजिटिव नोट लेते हैं, एंड भी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ. एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड टेक केयर. जय हिंद.